11 मई 1998 सुबह के 3 बज रहे थे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जहां रात को सिर्फ हवा और रेत की आवाज आती है, वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। किसान नहीं थे वो, मजदूर नहीं थे वो भारत के सबसे खतरनाक दिमाग थे। और वो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसकी खबर दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं थी। CIA, जो हर सैटेलाइट से दुनिया पर नजर रखती है, वो देख नहीं पाई। और जब सुबह 9:13 पर जमीन हिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत न्यूक्लियर पावर बन चुका था। दोस्तों, आज का सवाल ये नहीं है कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किया। आज का सवाल ये है कि भारत ने CIA को कैसे बेवकूफ बनाया। और उस बेवकूफ बनाने के पीछे की असली कहानी, जो आज तक किसी ने पूरी नहीं बताई, वो आज हम बताएंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले 1974 में जाना होगा। 18 मई 1974, राजस्थान का वही रेगिस्तान, उसी पोखरण की जमीन के नीचे भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस एक धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन दोस्तों, उस धमाके के बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका ने तुरंत संरक्षण लगाए, कनाडा ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन बंद कर दिया, पूरी दुनिया ने भारत को घेर लिया और भारत चुप हो गया अगले 24 साल तक। 24 साल, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई। लेकिन उन 24 सालों में CIA की नजर हटी नहीं। अमेरिकन सैटेलाइट्स हर रोज पोखरण पर नजर रखते थे। हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती थी, हर ट्रक, हर तार, हर खुदाई, सब कैमरे में कैद होती थी। अमेरिका ने एक अघोषित नियम बना लिया था, भारत दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, हम रोक लेंगे। ये अहंकार था। और इसी अहंकार को तोड़ने की कहानी शुरू होती है 1998 में। मार्च 1998, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई थी। बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बनाई थी और वाजपेयी जी के मन में एक संकल्प था, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना है, दोबारा, खुलकर, दुनिया के सामने। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि CIA की सैटेलाइट्स 24 घंटे पोखरण देख रही थीं। 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार ने टेस्ट की कोशिश की थी, CIA ने डिटेक्ट कर लिया था। अमेरिका ने तुरंत प्रेशर डाला और इंडिया को रुकना पड़ा था। ये भारत की एक और हार थी, ये भारत का एक और अपमान था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस फेलियर के बाद हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने CIA की वीकनेस ढूंढी और उन्होंने एक प्लान बनाया जो इतना सिंपल था कि जीनियस लगता है। अब शुरू होती है असली कहानी। वाजपेयी सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद एक सीक्रेट मीटिंग हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्र ने वाजपेयी जी को एक प्रपोजल दिया। DRDO के चीफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वहां थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर R चिदंबरम वहां थे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट्स वहां थे। वाजपेयी जी ने एक ही सवाल पूछा, क्या हम CIA को चकमा दे सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें CIA की तरह सोचना होगा। और वहीं से शुरू हुई ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों, CIA की सैटेलाइट की एक कमजोरी थी, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में चलती थी। मतलब हर रोज एक फिक्स्ड समय पर वो पोखरण के ऊपर से गुजरती थी। हमारे साइंटिस्ट ने वो एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया और उन्होंने तय किया, जो भी काम करना है सैटेलाइट के गुजरने से पहले और बाद में करना है। जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरे तब साइट बिल्कुल नॉर्मल दिखनी चाहिए। ये था पहला प्लान। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही काफी नहीं था, क्योंकि CIA के ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज भी थे। इसलिए साइंटिस्ट ने एक और काम किया। जो लोग रात को काम करने पोखरण जाते थे, वो सिविलियन कपड़े पहनते थे। कुछ साइंटिस्ट ने आर्मी यूनिफॉर्म्स पहनी, ताकि अगर कोई देखे तो समझे ये रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज है। कुछ साइंटिस्ट ने किसानों जैसे कपड़े पहने। इक्विपमेंट को ऐसे रखा गया जैसे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो। केबल्स को ऐसे छुपाया गया जैसे वो इरिगेशन पाइप्स हों। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये भारत के रियल साइंटिस्ट थे जो अपने देश के लिए डिस्गाइज पहन रहे थे, रात के अंधेरे में, रेगिस्तान की ठंड में, बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के। लेकिन एक और खतरा था, सबसे बड़ा खतरा, लीक। अगर किसी ने बात कर दी, अगर किसी ने फोन पर कुछ कह दिया, तो सब बर्बाद। इसलिए ऑपरेशन शक्ति में एक रूल था, सिर्फ 5 लोगों को पूरी प्लान पता थी। वाजपेयी, ब्रजेश मिश्र, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदंबरम और होम मिनिस्टर LK अडवाणी। बाकी सबको सिर्फ उतना पता था जितना उनके काम के लिए जरूरी था। कैबिनेट को नहीं पता था, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था।
ये सीक्रेटरी इतनी टाइट थी कि खुद भारत सरकार के ज्यादातर लोग अंधेरे में थे, क्योंकि एक भी लीक और सब खत्म। अप्रैल से मई 1998 के बीच पोखरण में 3 शाफ्ट्स तैयार किए गए, 200 मीटर से ज्यादा गहरे। इन शाफ्ट्स में न्यूक्लियर डिवाइसेस रखे जाने थे। डिवाइस 1 का नाम था शक्ति 1 थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। ये भारत का पहला हाइड्रोजन बम था। डिवाइस 2 और 3 फिशन बॉम्ब्स। डिवाइस 4 और 5 सब किलोटन डिवाइसेस। 5 डिवाइसेस एक साथ एक दिन में। दोस्तों, इस स्केल की प्लानिंग, इस लेवल की एग्जीक्यूशन, ये सिर्फ साइंस नहीं थी, ये एक मिशन था, एक जुनून था, एक प्रॉमिस था उन सब वैज्ञानिकों का जो 1974 से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और फिर आई वो रात, 10 मई 1998 की रात। पोखरण टेस्ट रेंज, पोखरण 2 फील्ड फायरिंग रेंज, जिसे आर्मी खेतोलाई भी बुलाती है। रात के अंधेरे में साइंटिस्ट्स और आर्मी इंजीनियर्स काम कर रहे थे। केबल्स कनेक्ट किए जा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट किए जा रहे थे, हर डिवाइस को केयरफुली शाफ्ट में लोअर किया गया। और सब लोग जानते थे, एक गलती, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। तनाव इतना था कि लोग सांस रोककर काम कर रहे थे। लेकिन भारत के वैज्ञानिक रुके नहीं, क्योंकि उनके दिल में एक आग थी। 11 मई 1998 सुबह 9:13 डॉक्टर कलाम ने काउंटडाउन दिया। 3, 2, 1 और फिर धमाका। जमीन हिल गई। राजस्थान का रेगिस्तान कांप उठा। पोखरण से 200 किलोमीटर दूर जैसलमेर में लोगों ने हल्का झटका महसूस किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये क्या था। 5 डिवाइसेस सक्सेसफुली डेटोनेट हुए। शक्ति 1 थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस 45 किलोटन्स। भारत ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। वो क्षण, वो एक क्षण जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने दशकों मेहनत की थी, वो क्षण आ गया था। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। CIA को कब पता चला? टेस्ट के बाद सीस्मिक सेंसर्स ने सिग्नल पिक किया और तब CIA को रियलाइज हुआ भारत ने कर दिया और हम देख नहीं पाए। CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट को तुरंत रिपोर्ट मिली और वो रिपोर्ट, दोस्तों, वो CIA की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक मानी जाती है। अमेरिकन सेनेट की कमेटी ने बाद में इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट में लिखा था, CIA completely failed to anticipate India's nuclear tests। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वही CIA थी जिसने कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को ट्रैक किया था। ये वही CIA थी जो दुनिया के हर कोने में अपनी नजर रखती है। और भारत के साइंटिस्ट ने किसानों के कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में उन्हें कंप्लीट चकमा दे दिया। भारत माता की जय। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। अमेरिका को जब पता चला तो उसका गुस्सा देखने लायक था। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने तुरंत इंडिया पर सैंक्शंस लगाए। ग्लेन अमेंडमेंट के तहत अमेरिका ने इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स बंद करने की धमकी दी। वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए प्रेशर डाला। पाकिस्तान को एनकरेज किया गया कि वो भी टेस्ट करे ताकि इंडिया अकेला बुरा ना दिखे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागाई में 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लगाए। लेकिन दोस्तों, वो सैंक्शंस कितने सीरियस थे, ये एक अलग कहानी है। दुनिया के कई देशों ने इंडिया की निंदा की। जापान ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए। यूरोप ने प्रोटेस्ट किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की। भारत चारों तरफ से घिरा था। क्या वाजपेयी सरकार झुकेगी? नहीं। वाजपेयी जी का वो बयान आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दिस इज अ रियलिटी दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ये कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक फैक्ट था और फैक्ट्स को कोई झुटला नहीं सकता। डॉक्टर कलाम ने कहा था, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। यही सच है। दोस्तों, सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन भारत ने एक एक करके उन्हें झेला। इकोनॉमी पर असर पड़ा, लेकिन इंडिया टूटा नहीं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई, लेकिन इंडिया झुका नहीं। और धीरे धीरे दुनिया को एहसास हुआ, भारत एक अलग ही किस्म का देश है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक छोटे से परिवार से आए, रामेश्वरम के एक मछुआरे के बेटे, जिन्होंने सपना देखा था कि एक दिन भारत को दुनिया में सम्मान मिलेगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पोखरण टेस्ट के बाद डॉक्टर कलाम को भारत रत्न मिला। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
ऑपरेशन शक्ति में सैकड़ों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने काम किया था। उनमें से बहुत से लोगों को आज भी उनका नाम पब्लिकली नहीं पता। उनकी कंट्रीब्यूशन पब्लिकली एक्नॉलेज्ड नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिलीज को नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्रेडिट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ काम किया। यही है असली देशभक्ति। नाम के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये देश उनका है। और अब रिवेंज का वो हिस्सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1998 के बाद अमेरिका ने इंडिया के साथ जो किया, उसका जवाब इंडिया ने कैसे दिया? धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी तरह। 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की बात शुरू हुई। वही अमेरिका जिसने 1998 में इंडिया को दुनिया से अलग करने की कोशिश की थी, वो अब इंडिया के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन करना चाहता था। क्यों? क्योंकि इंडिया अब न्यूक्लियर पावर था, क्योंकि इंडिया को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। अमेरिका ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने इंडिया को स्पेशल वेवर दिया। वही इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसने 1998 में इंडिया को कंडम किया था, अब इंडिया के साथ डील कर रही थी। ये रिवेंज नहीं था, ये इंडिया का वो जवाब था जो वो सालों से देना चाहता था। और ये जवाब 11 मई 1998 की सुबह उस रेगिस्तान में तैयार हो गया था। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक सबक है जो हर भारतीय को याद रखना चाहिए। जब इंडिया चुप होता है तो दुनिया उसे कमजोर समझती है। जब इंडिया बोलता है तो दुनिया उसे सुनती है। और जब इंडिया करता है तो दुनिया को मानना पड़ता है। 1974 में हमने दिखाया हम कर सकते हैं। 1998 में हमने दिखाया हम रोके नहीं जा सकते। और आज 2024 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। ये सफर आसान नहीं था। ये सफर उन लोगों ने तय किया जिनके नाम हम नहीं जानते, जो रात के अंधेरे में, रेगिस्तान की ठंड में किसानों के कपड़े पहनकर अपने देश के लिए काम कर रहे थे। उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला, उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन उनकी वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं, भारत न्यूक्लियर पावर है और इसे कोई नहीं छीन सकता। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है 1998 में अगर ये टेस्ट फेल हो जाता या CIA को पहले पता चल जाता तो आज का भारत कैसा होता? कमेंट में बताइए। और एक और सवाल, क्या इंडिया को अब और न्यूक्लियर टेस्ट्स करने चाहिए? ये डिबेट आज भी जिंदा है। आपकी राय क्या है? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया बताया तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री बोरिंग है। लाइक बटन दबाइए अगर आपको लगता है कि हमारे वैज्ञानिकों को और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए था। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। जय हिंद।